हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के साथ में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल के देखा था कि हम लोग एक्सियल पोजीशन में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेकंड इसका केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर कैसे बनाना है हमको उसको देखते हैं, उसको समझिए। ये मान लिया मेरा कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। हमको मालूम है पूरी डिस्टेंस कितनी होती है इसकी 2l, और ये इसका सेंटर है, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई l और ये भी डिस्टेंस l हो गई। ये मान लिया मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पर निकालनी है और ये पॉइंट है P। हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को दोनों को आपस में मिला के एक ट्रायंगल बना लेते हैं। थोड़ी ज्योमेट्री कर ली हमने, एक ट्रायंगल बना लिया। अब अगर हम देखें इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, इस माइनस क्यू की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर होती है, टुवर्ड्स चार्ज होती है। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ A, ये पॉइंट मान लिया B, यानी कि A पॉइंट पर रखा है माइनस क्यू और B पर रखा हुआ है प्लस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यानी कि ये हो गई EA। जबकि प्लस B पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टुवर्ड्स चार्ज ना होकर के अवे फ्रॉम चार्ज होती है, यानी कि तब क्या हो गई, ये हो गई मेरी EB। इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से मान ली हमने x, और इस जो इंक्लाइंड डिस्टेंस हमको या इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस दिखाई पड़ रहा है वो मैंने मान लिया कितना r, ये r डिस्टेंस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू जिसके बीच की डिस्टेंस 2l है और उसका सेंटर O है। इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। इस पॉइंट की हमने डिस्टेंस कितनी मानी है, सेंटर से x मानी है, जबकि ये जो हाइपोटेनियस दिखाई पड़ रहा है इसकी डिस्टेंस हमने r मान ली। अब हमको मालूम है जो माइनस चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स चार्ज होती है, यानी कि ये हो गई EB। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होती है, यानी कि ये हो गया EB। अब थोड़ा सा हम लोग अपना देख लेते हैं कि यहाँ से ये है और ये EB है, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि इसका जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हमारी वैल्यू होगी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इन दोनों को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये E नेट। मान लेते हैं ये जो है एंगल थीटा रहा होगा और ये एंगल था 90, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा एंगल, ये पूरा एंगल थीटा हो गया, और ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं PA और O में। इन ट्रायंगल POA हमको दिखाई पड़ रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल POA, तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस लिख सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। इसके अलावा हमको एक थीटा दिखाई पड़ रहा है। हम लोग जब इसकी ई नेट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके दोनों के कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं। अगर EA का कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में ब्रेक करें तो वो आएगा इस डायरेक्शन में EA कॉस थीटा, जबकि EB का क्या आएगा इसी डायरेक्शन में EB कॉस थीटा, यानी कहीं ना कहीं हमको कॉस थीटा की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इस ट्रायंगल POA में ही हम कॉस थीटा का रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि L अपॉन R। एक चीज़ ये आ गई। अब हमको यहाँ से एक चीज़ और पता है, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी कि प्रॉपर्टी या नेचर में अपोजिट हैं बट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे वो भी इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, हमने दे दिया E इक्वल टू EA इक्वल टू EB, और हमें फार्मूला क्या मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमने निकाली एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल लिया POA, यहाँ पर थोड़ी ज्योमेट्री करने के बाद वहाँ से पाइथागोरस की थ्योरम लगाई और R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाला। इसके बाद R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसको फर्दर और सॉल्व किया, और यहाँ पर मैंने कंपोनेंट ब्रेक करे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो EA का कंपोनेंट आया इसी डायरेक्शन में EA कॉस थीटा, और EB का आया EB कॉस थीटा,
जिसकी वजह से हमने cos थीटा भी निकाल के रख लिया है, cos थीटा इक्वल टू L/R, और R की वैल्यू हमने L/R में पुट करी, वो आगे चल के करेंगे। और एक चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो EA इक्वल टू EB, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। R की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से रख दी, तो KQ/X² प्लस L²। यहाँ तक बात आ गई। अब हमको निकालना है E नेट। तो E नेट क्या आएगा, E नेट इक्वल टू एक तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ये मेरा लिखा हुआ है E नेट। अब हमने अभी देखा था EA इक्वल टू EB इक्वल टू E मैंने माना हुआ है, यानी कि ये भी E cos थीटा, ये भी E cos थीटा, यानी कि टोटल कितना आ गया 2E cos थीटा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अब वैल्यू रखनी है हमें। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू E मैंने कितना निकाला है, KQ/X² प्लस L² इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L/R, या इसी को सिंप्लीफाई और करें तो 2 KQ/X² प्लस L² इंटू L/R की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, √X² प्लस L², √X² प्लस L²। जब इसको और सॉल्व किया तो 2KQ इंटू L/X² प्लस L² का पावर 3/2, क्योंकि X² प्लस L² था और ये X² प्लस L² का रूट था, यानी कि पावर ऐड हो जाएंगे तो आगे X² प्लस L² इक्वल टू की पावर 3/2। अब हमें एक चीज़ पता है जो हमने एक्सियल पोजीशन में भी करी थी, क्या कि जो x होता है, या L बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, जो L का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है किससे, x से। हम बोल सकते हैं L² टेंस टू 0, L² टेंस टू 0, क्योंकि L की ऑलरेडी जो लेंथ होती है x से बहुत कम होती है, तो L² की लेंथ तो और कम हो जाएगी। L² की जो वैल्यू होगी स्क्वायर करने पर, किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो मैंने मान लिया यहाँ से L² टेंस टू 0 है, यानी कि इस वाले इक्वेशन में हम क्या रख सकते हैं, L² इक्वल टू 0। जब मैंने ये किया तो आया 2KQL/X² की पावर 3/2, या इसको और सॉल्व करने पर 2KQL/X² की पावर 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा x³। अब कुछ नहीं करना, सिंपल डाइपोल में हमको आंसर देना होता है, या प्रूमेंट डाइपोल के टर्म में आता है, तो हमने इसको लिख दिया 2 इंटू Q इंटू 2L/X³, और यही हमको पता है क्या होता है, P, यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो ये आ गया KP/X³, और यही मेरा होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन आ गया। तो सिंपल से मैंने काम किया यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए। एक डाइपोल जिसकी लेंथ है 2L, उसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और उस बाइसेक्टर में x पॉइंट पर, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब -Q की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी, जिसको मैंने EA से रिप्रेजेंट किया। +Q की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, ये हो गया EB। अब EA और EB का जो भी नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल मैंने थीटा लिया तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया, इतनी बात हो गई। अब अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट हमको निकालना है तो इन दोनों कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में ब्रेक किए, तो एक तो EA sin थीटा इधर की ओर होगा, अगर हम देखें तो EA sin थीटा इधर होगा, ये होगा EA sin थीटा, जबकि EB cos थीटा जो होगा वो इधर होगा, EB cos थीटा। लेकिन EA cos थीटा, sin थीटा, EA sin थीटा और EB cos थीटा से, EA sin थीटा और EB sin थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो दो कंपोनेंट E नेट की डायरेक्शन में रहा है, EA cos थीटा और EB cos थीटा, इतना हो गया। अब मैंने इसी राइट एंगल ट्रायंगल PO से पाइथागोरस थ्योरम लगाई और r² = x² प्लस L² किया, ये r = √x² प्लस L²। अब कंपोनेंट में EA cos थीटा EB cos थीटा आया था, यानी cos थीटा की जरूरत भी पड़ेगी, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से वैल्यू लिख के रख ली, cos थीटा = L/R। एक चीज़ और हमको पता है, दोनों ही चार्ज जो है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, यानी कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्या, सेम, यानी कि EA = EB, और मैंने उसको बराबर मान लिया है E के। और इलेक्ट्रिक फील्ड की का वैल्यू कितना होता है, इंटेंसिटी होती कितनी है, KQ/R²। R² की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ से रखी x² प्लस L², तो KQ/x² प्लस L²। जो E नेट होगा वो कितना होगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, और EA और EB इक्वल टू मैंने क्या लिया था E, यानी कि ये हो गया 2E cos थीटा। अब कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू रखनी है,
ई की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर। आर की वैल्यू को फिर से रिप्लेस किया तो 2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब इसको और आगे सॉल्व किया तो 2 के क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। हमको पता है कि जो एल की वैल्यू होती है एक्स के कंपेरिजन में ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो मैंने क्या मान लिया, एल स्क्वायर टेंस टू 0। जब ये किया तो यहाँ पर आया 2 के क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, या आगे सॉल्व करने पर 2 के क्यू एल अपॉन एक्स क्यूब। अब हमने पता है कि हमको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वो डाइपोल मोमेंट के टर्म में निकालनी होती है। तो Q और 2L को एक साथ कर लिया तो यहाँ से प्रूवमेंट आया KP अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो गया हमारा E इक्विटोरियल। और ये जो भी P होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर इसके वेक्टर फॉर्म की हम बात करें, जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, इक्विटोरियल का वो होगा। और डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपल सी चीज़ है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट केस में। अब लास्ट केस में क्यों चलना पड़ रहा है वो देखते हैं पहले। अभी तक हम लोग ने दो पोजीशन की बात करी थी, एक्सियल यानी कि उसकी एक्सिस वाली लाइन पर हम लोग डाइपोल मोमेंट के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फाइंड करें, और दूसरा केस हमने आज देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं किसी भी डाइपोल की। अब हम लोग तीसरा केस देखने जा रहे हैं। तीसरे केस की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले उसको समझते हैं। अब बाई द वे मुझको एक डाइपोल दिया जाता है, ये मान लिया -Q, ये +Q, ये इस तरीके से कुछ है। डाइपोल की हमको डायरेक्शन मालूम है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में कहीं इसका डाइपोल होगा। अब मुझसे कह दिया जाए अगर कि इस पॉइंट, ये कोई भी एक पॉइंट P है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है या इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब ना ही ये एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट है ना ही बाइसेक्टर पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर निकालने के लिए मुझे एक और केस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका सेंटर होता है EO और ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट P क्या कर रहा है, इस डाइपोल मोमेंट से कुछ ना कोई एंगल भी बना रहा होगा। ठीक है, एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में लिया जाएगा, एंगल हमेशा लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर कोई मुझसे कहता है इस पॉइंट पे निकालिए, तो ये भी पॉइंट ना हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ना एक्सियल पोजीशन पे है। तो फिर से हम लोग क्या देखते हैं, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मिलाया है, और फिर से हम क्या देखते हैं, पूरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये इस तरीके से। तो हम लोग जो थर्ड केस प्रूव करने जा रहे हैं वो जनरल केस है, यानी कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, हर पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। फिर से वही चीज़, ये मान लिया मेरा डाइपोल -Q +Q, और मुझे कहीं पर भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये डायरेक्शन है x, और ये पॉइंट मैंने मान लिया P ना मानिए क्योंकि P डाइपोल मोमेंट भी होता है, मान लेते हैं M पॉइंट है। कोई डाइपोल से M पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है जो x डिस्टेंस पर है, और जो इस डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। हमें मालूम है डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये डाइपोल की डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट से ही हम ये भी बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट से एंगल थीटा बन रहा है। ये सबसे सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इस डाइपोल के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। जब इस डाइपोल के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो जो एंगल की तरफ कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, यानी कि ये होगा P cos थीटा, जबकि एंगल से अवे जो भी कंपोनेंट होगा, यानी कि ये क्या होगा, P sin थीटा। हमने क्या किया है, डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट किए हैं, एंगल की साइड P cos थीटा और एंगल से अवे P sin थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट जो M है, इस P cos थीटा के लिए किस पोजीशन पे हमको दिखाई पड़ रहा है, एक्सियल पोजीशन पे। देखिए यही हमारा डाइपोल है। अब इस डाइपोल को मत भूल जाइए, अब मेरे लिए डाइपोल मोमेंट ये है। इस डाइपोल मोमेंट के लिए हमारा जो पॉइंट M है वो कहाँ पर है, एक्सियल पोजीशन में, जबकि इस पॉइंट के लिए, इस डाइपोल के लिए जो पॉइंट है कहाँ पर है, इसके बाइसेक्टर में, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
यानी कि अगर हम इसका भी नेट निकालें या नेट डाइपोल मोमेंट निकालें तो क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके की चीज़ बनी है, ये p cos थीटा और ये p sin थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा, नेट आएगा। तो हमने सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट की बात करें, एक्सियल वाले की बात करें, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल की पढ़ी थी वो पढ़ी थी 2kp cos 2kp अपॉन, ये हो गया t मेरा एक्सियल EA जो 2kp अपॉन एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ p ना लेकर के हम क्या लेंगे, p cos थीटा, ठीक है। जबकि अगर इसकी बात करें p sin थीटा की, तो p sin थीटा वाले डाइपोल के लिए मेरा जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर पे है, यानी कि इक्वेटोरियल इक्वल टू, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था kp अपॉन एक्स क्यूब, बट kp ना लेकर के हम क्या लेंगे, kp sin थीटा। अब अगर EA और EI का हम नेट निकालें तो नेट क्या आएगा मेरा, ई नेट ये मेरा आएगा अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EI स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EI cos थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये होता है EA, ये होता है EI और इनका ई नेट इस डायरेक्शन में आता है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वेक्टर के बीच का 90 डिग्री, यानी cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये चीज़ तो खुद ब खुद 0 हो गई। यानी कि यहाँ से मेरा और क्या है, अब EA और ई एक्सियल और इक्वेटोरियल की हमको केवल वैल्यू रखनी है। जब EA की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस, अब इक्वेटोरियल की वैल्यू रखते हैं 2kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम लोग और सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है kp अपॉन एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, यानी कि kp अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर केवल कितना बचेगा, kp अपॉन एक्स क्यूब, अंदर कितना बचा 2 2 × 4, या पहले ऐसे ही लिख देते हैं 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, ये 2 यहाँ पर kp अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर भी kp अपॉन एक्स क्यूब, दोनों में कॉमन है। अब मैंने क्या किया, kp अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब होल स्क्वायर को रूट से बाहर लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका होल स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, पावर 2 ख़त्म हो जाती है, तो हो गया kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि kp अपॉन एक्स क्यूब बाहर आ चुका है, यहाँ से भी kp अपॉन एक्स क्यूब बाहर आ चुका है। जब इसको और सॉल्व किया तो क्या आएगा, kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 2 cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसको और सॉल्व किया तो kp अपॉन एक्स क्यूब, हमें हमेशा जो भी आंसर देना हो cos थीटा के टर्म में देना है, क्योंकि हम लोग जो भी कंपोनेंट ले रहे होते हैं वो अधिकतर हमें हमारे cos थीटा के कंपोनेंट दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम लोग ये करते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ और कर ली, यह समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर है ये 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने तोड़ लिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि ये आ गया kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यही मेरा हो गया ई जनरल। यानी कि किसी भी पॉइंट पर जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए निकालनी होगी तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे kp अपॉन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस वाले प्रूवमेंट को हम लोग चेक करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और मुझसे बोला जाता है इस पॉइंट पर निकालिए, और ये बोल दिया जाता है यहाँ पर जो थीटा है यानी कि पॉइंट m जो इससे एंगल बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ई जनरल इक्वल टू या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा कितना दिया गया है 45 डिग्री प्लस 1। इसको और सॉल्व किया तो kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो स्क्वायर होगा तो 1/2, यानी कि 3/2 प्लस 1, और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो kp
अपॉन एक्स क्यूब रूट 5/2 ये हो गया। यहाँ से अगर हम इक्वेटोरियल और एक्सियल को चेक करना चाहें इसी एंगल से, अगर हम कॉस थीटा इक्वल टू, अगर एक्सियल के लिए हमको चेक करना है भाई, देखो एक्सियल के लिए देख लो दिखाई पड़ रहा है। अब भाई देखो हमको एक्सियल के लिए चेक करना है, यानी कि इसी डायरेक्शन में ये एक्सियल होता था, तो हमको पता होता है जो भी एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल का और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी एंगल होता है कितना होता है 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम 0 रखेंगे। तो KP/x³ √3 cos स्क्वायर 0 + 1, या और सॉल्व किया तो KP/x³ cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 या 3 + 1 4, यानी कि 4 का रूट 2, तो 2 KP/x³। तो ये देखिए हमारी एक्सियल पोजीशन आ गई। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें तो वहाँ थीटा इक्वल टू कितना रख देंगे 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि KP/x³ 0 + 1 और 1 का रूट 1 होता है, यानी KP/x³, यानी कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा जनरल केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये हमारा केस 3, ये होगा मेरा केस 3। तो हमको डाइपोल में 3 केस पढ़ने थे, हमने तीनों केस पढ़ लिए हैं। डाइपोल क्या होता है ये भी पढ़ लिया। तो पहला केस हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, किसी भी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन, वो आता है 2 KP/x³। आज हम लोगों ने देखा परपेंडिकुलर डायरेक्ट बाइसेक्टर में इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आता है KP/x³, जबकि अगर जनरल की बात करें तो वो आता है KP/x³ × √3 cos स्क्वायर थीटा + 1। इसके नोट्स ऑलरेडी मैं ग्रुप में दे चुका हूँ, इन वीडियोज़ को देखिए, उन नोट्स में मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, उसको समझिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसमें टॉर्क क्या होता है डाइपोल में, अगर डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फोर्स लग रहा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एक असाइनमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और उसके बाद हमारा लेक्चर आगे चलता रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए जहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें आपको मैं अवेलेबल कराता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।